हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपको बता रही थी जीन पियाजे का। ठीक है, जीन पियाजे का जो मैंने आपको बताया है, जीन पियाजे के बारे में मैंने आपको सब कुछ कल की क्लास में बता दिया था। ठीक है, और इससे रिलेटेड किस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं वो भी मैंने बताए थे। अब तो आज की जो क्लास है फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको जीन पियाजे के बारे में बता दिया है। आज मैं आपको कोलबर्ट के बारे में बताऊंगी और इससे रिलेटेड किस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर पूछता है वो भी मैं आपको आज की क्लास में ही करा दूंगी। ओके, अब बचेगा फ्रेंड्स, आपके कल की क्लास में होगा वाइगोत्स्की के सिद्धांत क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। देखिए, कल मैंने आपको जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बताया था और देखिए इसमें मैंने सबसे जो मेन टॉपिक वो मैं आपको एक बार रिवीजन कर देती हूँ आज की क्लास में। तो जीन पियाजे जी जो कि फ्रेंड्स जो हैं वो स्विट्ज़रलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, कहाँ के? स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने बालकों के विकास पर किस प्रकार से होता है इस पर इन्होंने चर्चा की थी। ठीक है, और इन्होंने बताया था जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में इन्होंने बताया था, जिसमें इन्होंने बहुत से बच्चों को बताया था कि जो बच्चे होते हैं जन्मजात, इनके अंदर कुछ कुछ जो हैं वो पाई जाती हैं, जन्मजात प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं, जैसे चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं तक पहुंचना। ये सभी क्या है, बच्चे जन्मजात पाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, अपने आप को एडजस्टमेंट करते हैं, एसिमुलेशन करते हैं। ये सभी चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी कल की क्लास में। इसके बाद फ्रेंड्स मैंने इनकी जो है 4 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी? पहली इंद्रजनित कामक अवस्था बताई थी, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो देखिए, फर्स्ट अवस्था जो इनकी बताई गई थी वो थी इंद्रजनित कामक अवस्था। 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई थी। फर्स्ट अवस्था इंद्रजनित कामक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताई थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक के जो बच्चों की अवस्था होती है उसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कौन सी इन्होंने अवस्था बताई थी, तीसरी अवस्था के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, तीसरी अवस्था जो इन्होंने बताई थी वो बताई थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये जो अवस्था होती है फ्रेंड्स, 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है, इसको हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, बालक में वस्तुओं को पहचानना, उनका विभेदीकरण करना और उनका वर्गीकरण करने की जो क्षमता होती है वो विकसित हो जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट है आपका औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ये होती है जो अवस्था वो 11 वर्ष से आगे की जो अवस्था होती है, इसको अमूर्त चिंतन, ठीक है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त चिंतन की अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था को कहा जाता है। ठीक है, इस अवस्था को क्या फ्रेंड्स 11 वर्ष से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक रहती है। ठीक है, और इस अवस्था से संबंधित जो योग्यता होती है, संप्रेषणशीलता यानी कम्युनिकेशन का विकास अपनी ऊंचाई को छूने लगता है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का शैक्षिक पर क्या महत्व पड़ता है। ठीक है, किस प्रकार से महत्वता होती है, इसके बारे में हमने आपको बताया था। अब देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने क्या बताया था जीन पियाजे जी ने, इन्होंने कहा था इनके अनुसार जो संज्ञानात्मक या मानसिक विकास होता है वह निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए मैंने बताया था आपको जीन पियाजे के अन्य सिद्धांत। कौन कौन सा सिद्धांत बताए थे? निर्माण और खोज का सिद्धांत। सेकंड बताया था मैंने कार्य क्रिया का अर्जन, किस प्रकार से कार्य क्रिया का अर्जन किया जाता है। ठीक है, बच्चे किस प्रकार से किसी कार्य को करके खुद से करना सीखते हैं। जितना बच्चे क्रिया को करेंगे उतना ही बच्चे सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बताया था जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो देखिए, जीन पियाजे जी जो हैं उन्होंने 2 प्रकार के नैतिक विकास के सिद्धांत दिए थे। पहला इन्होंने कहा था स्टेट ऑफ हेटेरोनोमस मॉरिटी, जिसको परायत्ता का नैतिकता का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, ये जो सिद्धांत होता है ये 2 वर्ष से 8 वर्ष तक की अवस्था के बच्चों के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था स्वायत्ता का सिद्धांत। ठीक है, परायत्ता का सिद्धांत, स्वायत्ता का सिद्धांत। परायत्ता यानी कि स्टेज ऑफ हेटेरोनोमस मॉरिटी,
और जो स्वायत्तता का सिद्धांत है वो है ऑटोनोमस मोरालिटी। ठीक है, तो चलिए उस पर हम बात करते। देखिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे दिया गया है स्वायत्तता नैतिकता, ऑटोनोमस मोरालिटी। इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था जो है ये 9 से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस काल में नैतिकता बच्चों के समकक्ष अर्थात मित्रों के बीच के संबंधों से विकसित होती है और अपने मित्रों से संबंधों के बीच द्वारा न्याय का एक ऐसा दर्शन उभरता है जिससे दूसरे के अधिकारों के संदर्भ में चिंता एवं पारस्परिकता का भाव दिखता है। बच्चों में सोचने की प्रवृत्ति होती है, नियम एवं कानून द्वारा निर्मित किए गए हैं। ठीक है, इसको हम ऑटोनॉमस मोरालिटी बोलते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत आपका आता है लॉरेंस कॉलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो देखिए फ्रेंड्स, जो लॉरेंस कॉलबर्ग हैं, ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं। जो लॉरेंस कॉलबर्ग है, इन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया है। तो एक छोटी सी पॉइंट मैं आपको बता दूं, देखिए ये जो हैं ये यूएसए के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, ये यूएसए के, ठीक है, यूएसए के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने सही गलत के बारे में हमें बताता है। ठीक है, ये जो लॉरेंस कॉलबर्ग हैं ये हमें नैतिक मतलब क्या होता है, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, इसके बारे में जो हमें बताता है उसको हम क्या कहते हैं, नैतिकता कहते हैं। ओके, तो इन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में बताया था और यह जो है ये बच्चा समाज से सीखता है। ये सब चीज़ें जो है नैतिकता वो बच्चे कहाँ से सीखता है, ये सभी जो बच्चा है वो नैतिकता यानी कि अपने समाज से सीखता है। तो लॉरेंस कॉलबर्ग ने जीन पियाजे के सिद्धांत को आधार बनाकर नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया, जिससे उसने 3 भागों में विभाजित किया था। कौन से 3 भाग हैं फ्रेंड्स, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए ठीक है, और देखिए इन्होंने बताया था कि यह जो है बच्चा जो है वो समाज से सीखता है, क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है। ठीक है, और यह जो होता है ना फ्रेंड्स, ये जन्मजात नहीं होता है। ठीक है, यह कई प्रकार के हाइपोथेसिस या परिकल्पना करते रहते हैं। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, कई प्रकार की परिकल्पना करते रहते हैं, क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है, इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं इसके आगे। इन्होंने फ्रेंड्स मैंने क्या बताया, जिसे इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया। इनकी जो अवस्थाएं इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है, 3 अवस्थाएं इन्होंने बताई है। तो देखिए पहली जो इन्होंने अवस्था बताई है ना, वो इन्होंने बताई है तो देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने जो पहली अवस्था बताई है वो बताई है पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व नैतिक स्तर। ठीक है, ये जो अवस्था होती है फ्रेंड्स, ये 4 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस आयु में जो बालक होते हैं वो अपनी आवश्यकताओं के संबंध के बारे में केवल सोचते हैं। ठीक है, और नैतिक दुविधाओं से जो संबंधित प्रश्न होते हैं उनके लाभ या हानि पर आधारित होते हैं। बच्चे उसी प्रकार के प्रश्न करेंगे जिससे उनको या तो कोई लाभ हो या तो कोई हानि होती है। नैतिक जो है, नैतिक कार्य का संबंध होता है सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से क्या सही है और क्या गलत है, और इससे संबंधित होता है। अगर हम बात करें अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, और इसकी व्याख्या मिलने वाले जो दंड होते हैं, पुरस्कार अथवा नियमों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों की शारीरिक क्षमता या उसके परिणाम से मापी जाती है। इसके अंतर्गत 2 चरण दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। अगर देखिए मान लीजिए आप अगर किस क्लास में हैं, 4 से 10 क्लास की बात हो रही है यहाँ पे ना, 4 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक के बच्चों की। तो 4 वर्ष का जब बच्चा होता है तो उसको क्या, उसको प्राथमिक शिक्षा दी जाती है ना। तो जब फ्रेंड्स देखिए क्लास में जब बच्चा जाता है, अगर उसको अच्छा नंबर से वो पास होता है तो उसके घर में जो उसके साथ जो अच्छा व्यवहार होता है,
जो उसको पुरस्कार मिलता है, तो उससे बच्चा क्या होगा, बच्चा खुश होगा और बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं पे अगर वो बच्चा मान लीजिए वो कम नंबर लाता है या फिर वो फेल होता है, तो उसको उस फेल मार्कशीट के साथ क्या होगा, उसको पुरस्कार मिलेगा। कभी भी किसी के घर में क्या गलत नंबर से, कम नंबर से या फिर कोई गलत व्यवहार करने से किसी को पुरस्कार मिला है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो देखिए बच्चों को क्या होगा, जो उनकी बुरी आदत है, फिर जो उन्होंने गलत किया है उसके साथ उनको क्या होगा, दंड मिलेगा। तो ये जो नियम बनाए गए हैं इसका समर्थन करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसको शारीरिक क्षमता या फिर उसके परिणाम से मापी जाती है। ठीक है, इसके अंतर्गत 2 चरण बताए गए हैं। तो पहला चरण क्या बताया गया है, दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता। सेकंड कहा गया है कि आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता। तो फर्स्ट कह रहा है कि पनिशमेंट एंड क्या कह रहा है, ऑब्डिएंट ओरिएंटेशन। बालकों के मन में आज्ञा पालन का जो भाव होता है वो किस पे आधारित होता है, वो दंड पर आधारित होता है। जो बच्चे देखते हैं आज्ञा का पालन करते, जो उनके पेरेंट्स कहते हैं, अगर बच्चा वो कार्य करता है तो मान लीजिए वो बच्चा या तो किसी दंड के डर से कर रहा है या फिर वो किसी अच्छे से अपने मन से कर रहा है। ठीक है, तो इस अवस्था में जो बालक होता है, बालकों में नैतिकता का ज्ञान होता है। ठीक है, बालक अगर स्वयं को परेशानियों से बचाना चाहता है कि मम्मा मुझे डांटेंगी, टीचर्स मुझे मारेंगे, अगर उस परेशानियों से बच्चा अपने आप को बचाना चाहता है, तो कोवलबर का मानना है कि कोई बालक यदि स्वीकृत व्यवहार अपनाता है तो इसका कारण क्या होता है, दंड से स्वयं को बचाना। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया ना, अगर बच्चा एक बार वो क्लास में फेल होता है, फिर वो घर पे आके क्या करता है, दंड का भागीदार होता है, या फिर वो घर पे आके डांट खाता है, दंड मिलता है उसको, तो वो अपने आप को दंड से बचाने के लिए क्या करेगा, बच्चा अच्छे से पढ़ाई करेगा और अपने आप को क्लास में अच्छे नंबर से पास होगा और अपने आप को दंड से बचाने का स्वयं प्रयास करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, ये जो है कोवलबर का जो इन्होंने बताया है पूर्व परंपरागत स्तर एवं पूर्व नैतिक स्तर पे पहला जो इन्होंने बताया है दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता। ठीक है, इसी प्रकार फ्रेंड्स हम नेक्स्ट बात करेंगे आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता। इसमें इन्होंने कहा है कि सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। तो इस अवस्था में क्या होता है, बालकों का जो व्यवहार होता है वह खुलकर सामने नहीं आता है, वह अपनी रुचि को प्राथमिकता देता है। ठीक है, वह किसको प्राथमिकता देता है, वो अपने इंटरेस्ट को प्राथमिकता देता है और वह पुरस्कार पाने के लिए नियमों का अनुपालन भी करता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स ये होता है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने बताया अपने आप को दंड से बचाने के लिए, जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है आत्माभिरुचि प्रतिफल में कि बच्चा अपने इंटरेस्ट के लिए अपने इंटरेस्ट को प्राइमरी यानी कि प्राथमिकता देता है, वह पुरस्कार पाने के लिए अपने नियमों का अनुपालन भी करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आया, पूर्व परंपरागत स्तर या फिर पूर्व नैतिक स्तर का सिद्धांत क्या होता है। तो अब चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि परंपरागत नैतिक स्तर 10 से 13 वर्ष तक की अवस्था। ये जो अवस्था होती है परंपरागत नैतिक स्तर, ये होता है फ्रेंड 10 से लेकर के 13 वर्ष तक की अवस्था। इसमें क्या होता है, जब कोई बालक दूसरे व्यक्ति से नैतिक मानकों को अपने व्यवहार में समाहित करता है, तब जो उसका मानक होता है, मानक के सही एवं गलत पक्ष पर चिंतन के माध्यम से निर्णय करता है तथा उस पर अपनी सहमति बनाता है।
इस स्तर पर जो बालक होता है वो अपनी आवश्यकताओं के साथ साथ दूसरों की आवश्यकता का भी ध्यान रखता है। इस स्तर को भी फ्रेंड्स क्या किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है। तो ये स्तर देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया ना, जो परंपरागत नैतिक स्तर है इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला इन्होंने बताया 10 से 13 वर्ष तक की अवस्था, जिसमें इन्होंने क्या बताया है कि जब कोई बालक होता है वो दूसरे व्यक्ति के नैतिक मानकों को अपने व्यवहार में समाहित करता है। तो जो व्यक्ति के नैतिक व्यवहारों को वो अपने में समाहित करता है, तो उस व्यक्ति का जो सही एवं गलत दोनों पक्षों को क्या करता है, चिंतन के माध्यम से वो निर्णय करता है और उस पर अपनी सहमति भी बनाता है कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है, जो ऐसा कर रहा है सब अच्छा कर रहा है। वो उसके ऊपर क्या करता है, अपना माइंड का क्या करता है, सहमति भी व्यक्त करता है। और इस स्तर पर जो बालक होता है वो अपनी आवश्यकता के साथ साथ दूसरों की भी आवश्यकता का भी ध्यान रखता है। तो इस स्तर को फ्रेंड्स क्या किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है। पहला इन्होंने बताया है कि अधिकार, संरक्षण, अभिमुखता, और सेकंड कहा है अच्छा लड़का या फिर अच्छी लड़की। तो देखिए ये फर्स्ट इन्होंने क्या बताया है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, नियम एवं व्यवस्था के प्रति जागरूक होते हैं कि उनको किस प्रकार के नियम बताए जा रहे हैं। देखिए इसमें क्या होता है, तथा वे नियम एवं व्यवस्था के अनुपालन के प्रति क्या होंगे, प्रति होगा फ्रेंड्स, ठीक, यहाँ पे प्रति जवाबदेह भी होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जिस प्रकार से आप देखते होंगे जो 10 से लेकर 13 साल तक के जो बालक फिर बालिकाएं होती हैं, उनको अगर किसी भी बात का, जैसे उनके स्कूल में होता है ना कि इतने पीरियड में आपको ये क्लास अटेंड करनी है, इतने पीरियड आपको ये क्लास अटेंड करनी है, उसके बाद ये आपका लंच पीरियड है, ये आपका गेम प्ले टाइम है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, बच्चे अपने नियम एवं व्यवस्था के प्रति क्या होते हैं, जागरूक होते हैं। वो टाइम टेकन काम करेंगे, ठीक है, और जो भी उनका नियम है, जो भी उनकी व्यवस्था है उसके प्रति क्या करेंगे, वो जवाबदेह भी होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, गुड बॉय और गुड गर्ल। इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं एक दूसरे का सम्मान करने की भावना होती है, ठीक है, एक दूसरे का क्या करेंगे, सम्मान करने की भावना उनके अंदर निहित होती है तथा दूसरों से भी सम्मान पाने की इच्छा ये बच्चे रखते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके आगे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने बताया तीसरा इन्होंने बताया है उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर या आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य। ये जो अवस्था होती है फ्रेंड्स, उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, ये जो अवस्था होती है ये 13 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है। और इस अवस्था में इन्होंने कोलबर्ग जी ने क्या बताया है, इनके मतानुसार जो नैतिक विकास के परंपरागत स्तर पर नैतिक मूल्यों या फिर चारित्रिक मूल्य का संबंध अच्छे या बुरे कार्य के संबंध में निहित होता है। बालक बाहरी संबंध सामाजिक आशाओं का पूरा करने में रुचि लेता है। बच्चे क्या करेंगे, वो सामाजिक आशाओं को, ठीक है, उनके समाज में क्या हो रहा है उसमें क्या करेंगे, इंटरेस्टिंग रहते हैं। और बालक जो है अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र के महत्व को प्राथमिकता देते हुए एक स्वीकृत व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करता है, ठीक है, किसके अंतर्गत कार्य करता है, एक प्राथमिकता बना लेता है। उस प्राथमिकता देते हुए एक स्वीकृति व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करता है। देखिए जो मानव विकास होता है, मानव विकास की जो वृद्धि एवं विकास के कई आयाम होते हैं, ठीक है, इसमें बताया गया है जो मानव विकास की वृद्धि और विकास के कई आयाम होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने क्लास अटेंड नहीं की होगी तो मैंने आपको बताया है
वृद्धि और विकास काफ़ी अच्छे से पूरा एक चैप्टर चला है वृद्धि का और 2 चैप्टर है विकास का, क्योंकि विकास काफ़ी ज़्यादा लंबा चैप्टर है। ठीक है, तो मैंने देखिए आपको बताया है दोनों में और दोनों का डिफरेंसेस बताया है। ठीक है, तो विकास जो होती है, विकास की विविध अवस्थाओं के बालकों में कुछ खास गुण एवं विशेषताएं जो हैं वो उभर कर सामने आती हैं और इसके अंतर्गत जो वयस्क वस्तुओं को निर्धारित कर कार्य करना सीख जाता है। इसके अंतर्गत 2 चरण होते हैं। जो मैंने आपको ये उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर बताया है, ये जो है 13 वर्ष के ऊपर के बच्चों के लिए होती है और इस अवस्था में वृद्धि और विकास के कई आयामों के बारे में भी बात की गई है, क्योंकि विकास की जो विविध अवस्थाएं होती हैं उसमें बालकों में कुछ खास गुण पाए जाते हैं। ठीक है, जो उभर कर सामने आते हैं और इस अवस्था में बच्चे क्या होते हैं, इस अवस्था के अंतर्गत वयस्क वस्तुओं को निर्धारित कर कार्य करना सीख जाता है। तो इसको 2 भागों में बांटा गया। पहला इन्होंने बताया है सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता, दूसरा इन्होंने बताया है सार्वभौमिकता नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। तो पहला जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, इस अवस्था में बच्चे जो हैं वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है। ठीक है, तथा वे यह भी सोचते हैं कि स्थापित नियमों में सुधार की आवश्यकता तो नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको बता दूं, यदि एक व्यक्ति अपने बच्चे की जान बचाने के लिए दवा की चोरी करता है, तो यहाँ देखा जाएगा कि जीवन बचाना यहाँ महत्वपूर्ण है। ठीक है, वह व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने बच्चे की जान बचाने के लिए क्या करता है, चोरी करता है। ठीक है, और देखिए दूसरा सिद्धांत क्या कह रहा है, दूसरा सिद्धांत कह रहा है कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की अभिमुखता, यानी कि यूनिवर्सल इथेटिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, इस अवस्था में अंतःकरण यानी कि कौन साइंस की ओर अग्रसर होता है। अब बच्चे का जो आचरण है वो दूसरे की प्रतिक्रियाओं का विचार किए बिना उसके आंतरिक आदर्शों के द्वारा होता है। यहाँ बच्चे के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बताया जा रहा है, पहले भी इन्होंने बताया जो सामाजिक अनुबंधन, इसमें उन्होंने बताया कि वह जो व्यक्ति है वह अपने बच्चे की जान बचाने के लिए दवा की चोरी करता है, तो वहाँ पर वो क्या सोच रहा है समाज के लिए कि उसको क्या करना है, जीवन बचाना यहाँ पे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। और वहीं पे यहाँ पे क्या बताया गया, नीचे जो सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत कह रहा है, इसमें कह रहा है कि इस अवस्था में क्या करता है, बच्चे का जो आचरण है वह दूसरे की प्रतिक्रियाओं का विचार किए बिना उसके आंतरिक आदर्शों के द्वारा होता है। यहाँ बच्चे के अनुरूप व्यवहार करना होता है। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है कोवलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अन्य अवस्थाएं। कोवलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अन्य अवस्थाएं कौन कौन सी अवस्थाएं, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो देखिए, चलिए मैं आपको बता रही हूँ, जो कोवलबर्ग हैं उन्होंने नैतिक विकास की जो अवस्था है, अवस्था के कुछ अन्य सिद्धांत दिए हैं जो निम्न प्रकार से हैं। किस प्रकार से, चलिए बात करते हैं। पहला पॉइंट बताया है स्व केंद्रित अवस्था। सेकंड कहा है कि परंपराओं को धारणा करने वाली अवस्था। तो पहला है, इस अवस्था का जो कार्यकाल है वो तीसरे वर्ष से शुरू होकर 6 वर्ष तक होती है।
ठीक है। जो स्वकेंद्रित अवस्था होती है, ये अवस्था जो फ्रेंड्स है वो तीसरे वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक, ठीक है, 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती उस अवस्था को कहा जाता है। और इस अवस्था के जो बालक होते हैं, बालक की सभी व्यवहारिक क्रियाएं अपनी व्यक्तित्व अवस्थाओं और इच्छाओं की पूर्ति के चारों ओर केंद्रित रहती है। बालक के लिए वही नैतिक होता है जो उसके स्व अर्थात आत्म कल्याण से जुड़ा होता है, ठीक है। जो किससे जुड़ा होता है फ्रेंड्स? स्व, फिर अपने अर्थ कल्याण से जुड़ा होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि परंपराओं को धारणा करने वाली अवस्था। पहली तो इन्होंने स्वकेंद्रित अवस्था बता दी जो 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की होती है, और इसमें इन्होंने क्या बताया, यह अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए चारों ओर केंद्रित रहती है, ठीक है। अब बालक के लिए वही नैतिक होता है जो उसके स्व अपने खुद के लिए अर्थात आत्म कल्याण से जुड़ा होता है। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स की परंपराओं को धारणा करने वाली अवस्था। इस अवस्था में फ्रेंड्स क्या होता है, बच्चे जो हैं 7 वर्ष से लेकर के किशोरावस्था में प्रारंभिक काल का संबंध होता है इस अवस्था से। इस अवस्था का जो बालक होता है वो सामाजिकता के गुणों को धारणा करता हुआ देखा जाता है, ठीक है। इस अवस्था में क्या होता है, बालक जो है वो सामाजिकता के गुणों को धारणा करता है, ठीक है। सामाजिक के गुणों को क्या करता है, धारणा करता हुआ देखा जाता है। और देखा जाता है कि अतः उसमें समाज के बनाए गए नियमों, परंपराओं तथा मूल्यों की धारणा करने संबंधित नैतिक का विकास हुआ देखा जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको जो बताई 2 अवस्थाएं बताई। कौन कौन सी अवस्थाएं बताई? पहला मैंने आपको स्वकेंद्रित अवस्था बताई, नैतिक विकास, कोलबर्ग के जो नैतिक विकास उन्होंने सिद्धांत बताया। और तीसरी अवस्था जो क्या है इसकी, इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी, ठीक है। तो मैंने 2 अवस्थाएं आपको बता दी। चलिए हम तीसरी अवस्था के बारे में बात करते हैं। तीसरी अवस्था है कि इस अवस्था में उसे अच्छाई बुराई का ज्ञान हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए जो मैंने परंपराओं को धारणा करने वाली जो अवस्था मैंने बताई, ये 7वें वर्ष से लेकर के किशोरावस्था तक होती। किशोरावस्था यानी कि फ्रेंड्स 18 वर्ष तक, ठीक है। तो देखिए इस अवस्था में क्या होता है, उसे अपनी अच्छाई बुराई का ज्ञान हो जाता है और वह यह समझने लगता है कि उसके किस प्रकार के जो आचरण हैं या व्यवहार से दूसरों का अहित होगा या ठेस पहुंचेगी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि आधारहीन आत्मचेतना अवस्था क्या होती है। देखिए इस अवस्था में क्या होता है, यह जो अवस्था होती है किशोरावस्था से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। और इस अवस्था में जो बालक होते हैं, बालकों का सामाजिक, शारीरिक तथा मानसिक विकास अपनी ऊंचाइयों को छूने लगता है। क्योंकि ये जो मैंने अवस्था बताई है किशोरावस्था की अवस्था बताई है, ठीक है। इस अवस्था में क्या होता है, ये जो अवस्था है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, ये जो अवस्था है ये किशोरावस्था से जुड़ा होता है। और इस अवस्था में जो बालक होते हैं, बालकों का सामाजिक, शारीरिक तथा मानसिक विकास अपनी ऊंचाइयों को छूने लगता है और उसमें आत्मचेतना का शुरुआत हो जाता है, ठीक है। और यह मेरा आचरण है, मैं ऐसे व्यवहार करता हूँ, इसकी उसे अनुभूति होने लगती है तथा अपने व्यवहार, आचरण और व्यक्तित्व संबंधित गुणों की स्वयं ही आलोचना करने की प्रवृत्ति उसमें पनपने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है पूर्णता।
पूर्णता की चाह उसमें स्वयं से असंतुष्टता रहने का मार्ग प्रशस्त कर देती है। यही असंतुष्टि उसे समाज तथा परिवेश में जो कुछ गलत हो रहा है उसे बदल डालता है। यह परंपराओं के प्रति सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाने को प्रेरित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो मैंने आपको 3 पॉइंट बता दिया। अब देखिए यहाँ तक जो मैंने आपको बताया है, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब देखिए चौथा जो है, मैं चौथे पॉइंट को आपको बताती हूँ। चौथा पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया गया है आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था। इस अवस्था में इन्होंने बताया है कि जो नैतिक या चारित्रिक विकास की यह जो चरम यानी कि एक एक्सट्रीम अवस्था होती है। ठीक है, यह कौन सी अवस्था होती है? एक एक्सट्रीम अवस्था होती है, जिस अवस्था में क्या होता है, बच्चों को भली भांति परिपक्वता ग्रहण करने के बाद ही इस प्रकार का विकास संभव होता है। ठीक है, जिस प्रकार के नैतिक आचरण और चारित्रिक मूल्यों की बात बालक विशेष में की जाती है, उसके पीछे केवल उसकी भावनाओं का प्रवाह मात्र ही नहीं होता, बल्कि वह अपनी मानसिक शक्तियों का भी उचित प्रयोग करने लगता है। ठीक है, उचित प्रयोग करता हुआ अच्छी तरह सोच समझकर किसी व्यवहार या आचरण विशेष को अपने व्यक्तित्व गुणों में धारणा करता हुआ पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया फ्रेंड, जिस प्रकार से आधारयुक्त आत्मचेतना जो अवस्था उन्होंने बताई, इस अवस्था में इन्होंने कहा जो नैतिक जिस प्रकार से नैतिक आचरण और चारित्रिक मूल्यों की बात जो है वो बालकों में विशेष में की जाती है, उसमें उसके पीछे केवल उसकी भावनाओं का प्रवाह मात्र ही नहीं होता, बल्कि वह अपने मानसिक शक्तियों का उचित प्रयोग करता हुआ अच्छी तरह सोच समझकर किसी व्यवहार या आचरण विशेष को अपने व्यक्तित्व गुणों में धारणा करता हुआ पाया जाता है।